अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कशन होगी चाइना के इम्पीरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। चाइना की आगे डिज़ाइंस क्या हैं उस पर। इसके अलावा चाइना को सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, बहुत ही बड़ा। और सऊदी अरब ने इसके साथ एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ब्रिटिश बिलियनर को भी दिया है। ईरान में कुछ चीज़ें हुई हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारे एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के मई के महीने के न्यूज़लेटर के हवाले से कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। इसमें हमारी कवर स्टोरी उइगर मुसलमानों के हवाले से थी, जिसको कि हिस्टोरिकली ईस्ट तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। ईस्ट तुर्किस्तान पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का, लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर का क्रैश हुआ तो इसके बाद इस तुर्किस्तान की तरफ सबकी जो भेड़िए बैठे हुए थे, जो गिद्ध बैठे हुए थे, वो नोचने के लिए सब दौड़ पड़े और आखिर इस पे चाइना ने कब्जा कर लिया। अदरवाइज इट शुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये सब फारसी स्पीकिंग बेल्ट है जो कि सोवियत यूनियन के कब्ज़े में था, और उइगर प्रोविंस जो कि जिंगजियांग कहलाता है चाइना में, ये चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। इसके लोग ओरिजिनली ये एक डिस्टिंक्ट मंगोलिया और इस एरिया के लोग जो हैं वो तातार और मंगोल इलाके के लोगों के की आप कह सकते हैं एथनिसिटी से मैच करते हैं। हमारी कवर स्टोरी के लिए ये जो 2 पेज का आर्टिकल है उइगर के बारे में, ये हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ उइगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल सलीह हुदैर भाई ने भेजे हैं। ये अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने अमेरिका में ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई है और इसके ये प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिख के कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन राइट्स, एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के लिए। इसके अलावा हमारी एक स्टोरी तमिल्स ऑफ श्रीलंका के बारे में है। तमिल्स ऑफ श्रीलंका का इशू भी आपको पता है कि ये हिंदू माइनॉरिटी है श्रीलंका की, जो कि नॉर्दर्न श्रीलंका जाफना बेल्ट में रहते हैं मेजॉरिटी। लेकिन इनके साथ श्रीलंका में हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे पाकिस्तान में पंजाबी नॉन पंजाबियों के साथ करते हैं, ऐसा दुनिया के कई मुल्कों में। चाइना में जो ओरिजिनल चाइनीज़ लोग हैं उन्होंने ऑक्यूपाइड नेशंस लाइक मंगोलिया, अपर मंगोलिया, उइगर, तिब्बत, इन लोगों के साथ चाइना में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसे ही और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ, चिटागंग हिल ट्रक्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसे ही तामिलों के साथ होता है। तामिलों के जो लीडर थे वीरप्पन नहीं, तो उनको तमिल फोर्सेस ने जब मार दिया, इसके बाद ये थोड़ी ठंडी पड़ गई है। लेकिन अब जो इनका जेनोसाइड था उसके हवाले से जो इंक्वायरीज की बात हो रही है, और अब कम से कम सिविल वार रुकी है, तो तामिलों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए श्रीलंका को काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगली स्टोरी हमारी हज़ारास के बारे में है। हज़ारास अफ़गानिस्तान के ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, लेकिन काफ़ी फिर इनकी अफ़गानिस्तान में रेगुलर बेसिस पे इनके साथ एट्रोसिटीज़ होती थी, तो ये माइग्रेट करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस और केपीके में आबाद हुए, और काफ़ी अरसे से ये पाकिस्तान में भी रहते हैं। लेकिन आज भी हज़ारा अफ़गानिस्तान में एक अच्छी खासी तादाद में हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में इनका मसला ये है कि हज़ाराज आर शिया, और अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में मेजॉरिटी सुन्नी ग्रुप से हैं। सुन्नियों में भी अब तो एक ग्रुप रहा नहीं है, पहले सुन्नी शिया 2 अलग ग्रुप होते थे, लेकिन अब सुन्नियों में 25 ग्रुप अलग हैं।
अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले सुन्नत हैं और पता नहीं क्या कुछ, हर आदमी ने अपनी दुकान बनाई हुई है। तो ये सुन्नी जब बात आती है शियाओं की तो सारे यूनाइटेड होते हैं। तो हज़ारों के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। इस हवाले से पूरी एक स्टोरी कवर की गई है हज़ारास की। इसके अलावा पाकिस्तान में एक रिलीजियस माइनॉरिटी बनाई गई है अहमदियास की, जो कि अपने आप को मुस्लिम क्लेम करते हैं, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान के इनको काफिर समझते हैं। काफिरों से भी बदतर समझते हैं कि ये कहते हैं कि इन्होंने इस्लाम में इनोवेशन लाए हैं और लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद की जो ख़त्म नबूवत है उसको नहीं बिलीव करते, इसलिए। तो ये अहमदियों के हवाले से स्टोरी कवर की गई है। इसके अलावा औरतों के और जनरल ह्यूमन राइट सिचुएशन इन ईरान को भी हमने कवर किया है अगली स्टोरी में। और नॉर्थ कोरिया जो कि टोटली एक क्लोज्ड कंट्री है और उस क्लोज्ड कंट्री के बारे में ज़्यादा हमें नहीं पता, ये हमने इस न्यूज़लेटर में कवर करने की कोशिश की है। अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारा ईमेल है साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम का। आप चाहें तो इन जगहों पे हमारे साथ कांटेक्ट करके या हमारी साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के वेबसाइट पे जाके आप ये न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हम आपको पिछले जो 3 महीने के इश्यूज़ हैं वो भी आपको भेज देंगे। कंट्रीब्यूट करना चाहें तो ये एक हमारा कॉज है जो हम एशिया के अंदर होने वाले ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करते हैं। हमारा न्यूज़लेटर तकरीबन 1500 प्रोमिनेंट लोगों को जाता है हर महीने। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, थिंक टैंक्स, मीडिया हाउसेस, पार्लियामेंट मेंबर्स, कांग्रेस मेंबर्स, सेनेटर्स, फॉरेन ऑफिसेस मुख्तलिफ मुल्कों के, और इन सब को जाता है। और हमारी कोशिश ये है कि इस फोरम को स्ट्रॉन्ग करके हम आगे इसको प्रिंट करके ये न्यूज़लेटर बाय पोस्ट भी भेजें, हम इस पे कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज़ कराएं और हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। उसके लिए आपकी मदद की ज़रूरत रहती है, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट एज़ मच एज़ पॉसिबल। और मेरा तो आपके पास पेपाल, बैंक अकाउंट सब डिटेल मौजूद है, तो आप अगर हमें इसमें सपोर्ट करेंगे तो आपकी काफ़ी इसमें सहायता होगी हमें। अज़ीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तुर्की से स्टार्ट लेते हैं। तुर्की का एक बदबूदार डिक्टेटर तुर्की को तबाह करने पे लगा हुआ है। तुर्की को तबाह करे, हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुर्की के साथ वो रीजन और पूरी दुनिया में अपनी गंद फैला रहा है। और इसने एक ज़बरदस्त रिगिंग करके एक तो रिगिंग होती है कि आप इलेक्शन में वोट डालने में कहीं आपने रिगिंग कर दी कि जाली वोट डाल दिए, ये कर दिए। एक होती है बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट करना, वो इन्होंने की। वरना आप ये बताएं कि तुर्की के लीरा जहां 100 पे एक मिसाल है उसका था पावर, वो आप 40 पे ले आए हो। महंगाई आपने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं तुर्की में। तुर्की में बिजनेसेस ख़त्म हो रहे हैं, तुर्की में जॉबलेसनेस टॉप पे है। उसमें कोई पागल तुर्की होगा, तर्किश होगा जो आपको वोट देगा, लेकिन आप वापस जीत के आ गए हैं। ये कमाल भाई हैं जो कि कमाल कालीदारोगुलू, ये ओपोजिशन थे, इनके इलेक्शन में मुकाबले पे खड़े थे और 48% वोट इनको मिला है। आप सोचें तो अरबगान ने 52% वोट किन मैनिपुलेशन से लिया है। पहले मरहले के इलेक्शन में 3-4 कैंडिडेट थे तो किसी को 50% नहीं मिले, तो इसलिए फिर टॉप के 2 कैंडिडेट यानी कमाल और अरबगान के दरमियान मुकाबला हुआ। तो अरबगान ने बाकी के जो 3-4 कैंडिडेट पहले मरहले के थे उन सबको खरीद लिया और उन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्शन से पहले तैयब अरबगान को अपनी सपोर्ट दे दी और उनको लालचें दी गई। कमाल भाई ने साफ कहा है कि हम अपनी फाइट डेमोक्रेसी के लिए लड़ते रहेंगे, हम अपनी जंग जारी रखेंगे जब तक कि सही मानों में डेमोक्रेसी तुर्की में आ नहीं जाती। तुर्की का मामला ये है अजीज़ दोस्तों कि तुर्की है ना, वो एक देखा जाए तो पाकिस्तान से कम टेररिस्ट कंट्री नहीं है।
तुर्की पाकिस्तान से भी 2 हाथ आगे है टेररिज्म में। पाकिस्तान ब्ला 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 बहुत करता है क्योंकि इनकी आदत भौंकने की बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुर्की बगैर बोले खामोशी से काम करता है। दुनिया चीखती है कि तालिबान पाकिस्तान ने बनाई, जो कि सही है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ISIS जो कि तालिबान के भी बाप है। तालिबान तो अब काफ़ी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं उनकी कभी भी वो नहीं कर सकता क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, और उसको मैं एग्री नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ISIS तो दरिंदे हैं बिल्कुल भी। ISIS वो दरिंदे हैं जो 90s में तालिबान हुआ करता था। ISIS को क्रिएट तुर्की ने किया है, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया है, अमेरिका ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ये प्योरली उधर वो ऑब्जेक्टिव्स जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के रीजन में अमेरिका तालिबान बना के हासिल करना चाहता था, वही ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका सीरिया, लीबिया, इराक और इस रीजन में वेस्ट ऑफ एशिया में हासिल करना चाहता था। तो वहाँ पे तुर्की का सारा खेल था। अब ये देखें कि ये यहाँ पे प्रोवोक कर रहा है तुर्किश लोगों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसराइल के खिलाफ। लेकिन इसराइल का तुर्की का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इसराइल है, सबसे ज़्यादा कारोबार इनका इसराइल से होता है। दोनों की एम्बेसीज एक दूसरे के मुल्क में है। ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है। वैसे ही जैसे पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी आम आदमी को भड़का के रखती है लेकिन खुद अमेरिकन एजेंट हैं, वैसे ही ये एक तरफ ये बात करता है, दूसरी तरफ यहूदियों से, इज़राइल से सारे अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। ये इसकी हिपोक्रेसी है। ये कश्मीर, फ़लस्तीन इसके 2 चूरन हैं जो कि पाकिस्तान के भी हैं। आपको दुनिया के किसी और देश में, इंक्लूडिंग बांग्लादेश में भी मामला इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो ना कश्मीर फ़लस्तीन का चूरन नहीं बेचता, ना इंडोनेशिया बेचता है। मलेशिया का भी सिर्फ एक महातिर मोहम्मद का एक पीरियड आया था जिसमें वो चले थे, लेकिन वो महातिर मोहम्मद के पीरियड का नुकसान इतना हुआ है कि आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। चुपचाप सब पी गए इसको। हुआ ये था कि आपको याद होगा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तैयब अरबगान प्रेसिडेंट तुर्की, महातिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर मलेशिया, इन तीनों ने मिलकर एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी खिलाफत के स्टाइल में, और वो चाहते थे कि वो मुस्लिम उम्मा को टेक ओवर कर लें सऊदी अरब और अरब कंट्रीज से। मतलब आप ये समझें कि एक मिसाल ले लें मामूली सी, कि कुछ भी आप कह लें, गयाना है जहाँ पे हिंदू काफ़ी रहते हैं, वो उठ के कहें कि हम गयाना और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो एंड ईस्ट अफ्रीका में जो हिंदू रहते हैं वो हम हिंदुओं के वो बनेंगे रिप्रेजेंटेटिव। अबे हिंदुस्तान है ना भाई, हिंदुओं का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी रहेगा मरते दम तक, जब तक के दुनिया कायम है। ऐसे ही मक्का है, सऊदी अरब है, जो इस्लाम का मरकज़ है और वही रहेगा। आप इस्लाम की लीडरशिप इनसे नहीं ले सकते कि कुरान अरबिक में आया था, कुरान सऊदी अरब में आया था, प्रॉफिट मोहम्मद सऊदी अरब में पैदा हुए थे, वहीं इस्लाम आया था। लेकिन इन्होंने एक उम्मा का टीवी बनाने का ऐलान किया था, एक उम्मा की यूनाइटेड वो करने की कोशिश की थी, और उन्होंने मिल के इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हम यूनाइटेड नेशन में मूवमेंट चलाई थी। वो नतीजा क्या निकला? मलेशिया यूं जा रहा थी इकोनॉमी, और जैसे वो हवाई जहाज ऊपर जा रहा होता है और अचानक उसमें कोई ख़राबी पैदा होती है, दम डगा के नीचे आता है ना, ऐसे मलेशिया की इकोनॉमी यूं गई और यूं। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को अपने पहले पीरियड में एक तबाह इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया था और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। वो एक अच्छा पीरियड था क्योंकि उसमें इस्लाम कार्ड नहीं खेल रहा था। लेकिन 90 साल की उम्र में महातिर मोहम्मद वापस पॉलिटिक्स में आया और मलेशिया में जीता। लोगों ने उसके पुराने पीरियड की बुनियाद पर उसको जितवाया। नतीजा ये निकला कि ये जो इस्लामिक लीडरशिप का खन्नास इनके जहन में आया था ना जो, तो वो महातिर मोहम्मद की भी बड़ी जलालत हुई और मलेशियन लोगों ने इसको जूते मार के निकाला, इसको जलील करके निकाला।
और मलेशिया की इकोनॉमी यूं गई है, अब यूं 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 डामाडोल है। वो मलेशिया की इकोनॉमी रही नहीं जो आज से 10 साल पहले थी। यही हाल पाकिस्तान के इमरान खान का आपके सामने है। आप उम्मा के चैंपियन बनने के लिए गए थे और घड़ियां सऊदी अरब के बादशाह से लेके तोहफे में घड़ी मिली हुई बेचते थे। ये तो आपकी औकात थी। इनका ये हाल हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी का, और पाकिस्तान के उस उम्मा के चैंपियन लीडर इमरान खान का क्या हाल है। और यही हाल तुर्की का है कि तुर्की की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। इस्लामिक वर्ल्ड में इसको एक मॉडल के तौर पे पेश किया जाता था। यह तबाही की दिहाने पे पहुंच गया है तुर्की। तैयब अरबगान को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। ये इनकी लीडरशिप का हाल है। अब लेटेस्ट इन्होंने तैयब अरबगान ने इलेक्शन जीतने के बाद ये कहा है कि मैं समझता हूँ कि सीरिया में हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, तो अब हमारे सीरियन भाई बहनों को वापस सीरिया जाना चाहिए। 1.6 मिलियन सीरियन तुर्की में रहते हैं। भाई साहब इतने ही तकरीबन यूरोप में भी आ गए हैं, तो क्या आप यूरोप उनको वापस भेजे? तो तुम लोग इस्लामोफोबिया लेके आ जाते हो। तुम वापस भेजो तो सही है, यूरोप उनको वापस भेजे तो इस्लामोफोबिया। हालांकि तुम तो उन पर टका भी खर्च नहीं करते। यूरोप ने तो उनको होटलों में रखा हुआ है, घर लेके दिए हैं, इनके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, इनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज है और इनको हफ्ते का खाना पीना रहना खर्चा पानी मिलता है। तो क्या यूरोप भी भेजे तो तुम्हारा इस्लामोफोबिया जाग उठता है। तो तुमको ये होता है कि ये यूरोपियन गोरे क्रिश्चियंस ये तो दुश्मन है इस्लाम के। ये है इनका असली चेहरा। जबकि मैं डिटेल में पूरा प्रोग्राम कर सकता हूँ ये सीरिया के अंदर और लीबिया और तो उसके अंदर इराक के अंदर जो तुर्की की इन्वॉल्वमेंट थी उस पर मैं डिटेल 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ। इतनी मेरी स्टडी है। मेरे पास वो पूरी हिस्ट्री मौजूद है जो अजरबैजान जॉर्जिया की जंग में भी ये फ्रंट पे रहा है। तुर्की एक शैतान मुल्क बन चुका है ये अरब, वरना तुर्की एक बहुत अच्छा मुल्क है। तुर्किश लोग, मैं बेल्जियम में रहा हूँ, मैं कहता हूँ बेल्जियम हॉलैंड में मैंने जो 20 साल गुजारे हैं वहाँ पे बिगेस्ट माइनॉरिटी तुर्किश हैं। सेकंड नंबर पे मोरक्को आते हैं। बेल्जियम हॉलैंड जर्मनी यहाँ पे तुर्किश सेकंड नंबर पे हैं लोकल पॉपुलेशन के बाद, मतलब सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं। मेरा तुर्की दोस्त रहते थे, मैं बड़े लिबरल आज़ाद किस्म के लोग होते थे। ये तो तैयब अरबगान और अब्दुल्ला गुल आए हैं जब से, तब से ये खराब हुआ है। ये तुर्की की जमात इस्लामी नई नई बनी है, वो फौरन इलेक्शन जीतना शुरू कर दी और कहां से कहां पहुंच दी। ये इस्लामिक कार्ड खेलते हैं और लोगों के, क्योंकि मुसलमान साला आफ्टर ऑल है तो थोड़ा पागल किस्म का, जुनूनी किस्म का ना, तो वो इनके झांसे में आ जाता है रिलीजियस पार्टीज के। तो तुर्की की तबाही का ये कहानी है। अजीज दोस्तों, मैं थोड़ा सऊदी अरब की तरफ आऊँगा कि सऊदी अरब ने एक मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है सऊदी अरब में। 2030 के विजन के नाम पे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो नियोम, जिस पे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, जो वो 200 किलोमीटर की लंबी सिटी बन रही है, लंबा वॉल बन रहा है और उसमें 2 वॉल के बीच में जो एक शहर आबाद किया जाएगा। उसके अलावा सऊदी अरब आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है पेट्रोल के हवाले से, लेकिन अब आई है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरी जो क्लाइमेट को ख़राब नहीं करती वो एनर्जीज, जैसे विंड टर्बाइन हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, इस तरह की। उसके लिए सऊदी अरब ने ये चाइना एनविजन एनर्जी कंपनी को $8.4 बिलियन का न्योम ग्रीन हाइड्रोजन मेगा प्लांट का प्रोजेक्ट दिया है और ये ठेका उनको मिला है, जिसके बदले में एनविजन एनर्जी ऑफ चाइना सऊदी अरब को 1.7 गीगावाट की मशीन्स सप्लाई करेगा विंड टर्बाइन की, जिससे ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और सऊदी अरब रिन्यूएबल एनर्जी और विंड टर्बाइन के ज़रिए एक ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगेन सऊदी अरब इज बिकमिंग ए चैम्पियन इन एनर्जी रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड पेट्रोल। इसके अलावा सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर
प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान के भाई, और चाइना के एनर्जी मिनिस्टर के दरमियान मीटिंग हुई सऊदी अरब में और बीजिंग में, और उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस हुई हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे 2030 के हवाले से। और उसमें न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से भी बातचीत चली है कि सऊदी अरब ने चाइना से कहा है कि आप हमें न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने में मदद करें। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर बॉम्ब दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी से फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी है वो बॉम्ब भी रखता है। मैं बेल्जियम में जब रहता था तो मैं वहाँ पे रात को कभी हाईवे पे जाता था तो हाईवे पे लाइटें जलती थीं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी कंट्री की हाईवे पे रात भर लाइटें जलती नहीं देखी, सारे हाईवेज़ पे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, तो मुझे पता चला कि बेल्जियम की मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी है ना वो न्यूक्लियर प्लांट से आती है। तो मैंने कहा मेरे इल्म में तो नहीं कि बेल्जियम के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। मैं तो नया नया पाकिस्तानी जाहिल आया था ना 90s में, अर्ली 90s में। तो वो हंसने लगे मेरे गोरे दोस्त, उन्होंने कहा कि ज़रूरी तो नहीं कि जिसके पास न्यूक्लियर प्लांट हो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो। यहाँ हॉलैंड के पास भी न्यूक्लियर प्लांट हैं, जर्मनी के पास भी हैं, यूरोप के तकरीबन मुल्कों के पास है, उन्होंने बम नहीं बनाए भाई। आप पाकिस्तानी जाहिलों ने उसको पॉजिटिव फ़ायदे उठाने के बजाय आपने उससे बम बना लिए। जबकि आप अगर न्यूक्लियर पावर से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते तो पाकिस्तान में आज ये सारे एनर्जी क्राइसिस ना होते, लेकिन पाकिस्तान ने बम बना लिया। अब बम बढ़ गया है अंदर, अब बम संभाला नहीं जा रहा है इनसे। तो ये सऊदी अरब ने चाइना से ये मदद मांगी। इसके अलावा रॉ केमिकल्स के ज़रिए C2C कहते हैं जिसको, उसके ज़रिए हाइड्रोकार्बन के यूज़ के ऊपर भी बात हुई है। यूरेनियम की एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी कई माइनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुई है, और कई प्रोजेक्ट्स पे आगे इन पे काम होगा। अभी तो पहला एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब ने एक हाइपर लूप, आजकल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपर लूप नया एक सिस्टम आया है। पहले तो बसें ट्रामें ये चलती थी, फिर मेट्रो आए, मेट्रो बसेस आई और फिर मेट्रो ट्रेन आई। अब हाइपर लूप की बात हो रही है। हैंगिंग ट्रेन भी आई, लेकिन अब हाइपर लूप ये है कि ये हाईएस्ट स्पीड की ट्रेन होती है। इसका ये होता है कि ये एक टनल होती है, जैसे टनल होती है उसके अंदर एक वो जाती है, छोटी सी ट्रेन का कह लें आप, और उसमें लिमिटेड कैपेसिटी बैठने की होती है, लेकिन वो जाती है हद से ज़्यादा स्पीड में। यूँ समझ लें, देखें मक्का और जद्दा के दरमियान जहाँ तक मुझे सही से याद है 67 किलोमीटर का फासला है, क्योंकि मैंने तो सैकड़ों बार वहाँ पे ड्राइव किया है। जद्दा से मक्का तो मैं कभी कभी ऐसे दोस्त से मिलने के लिए चला जाता था। 67 किलोमीटर, उस वक्त हम बहुत ही ज़्यादा, ज़ाहिर कैमरे वैमरे उन ज़माने में होते नहीं थे, तो हम आराम से 150 पौने 200 की स्पीड पे चलाते थे गाड़ी। अच्छे हाईवेज थे सऊदी अरब के, और आज तो और ज़्यादा अच्छे हैं। तो आधे घंटे में पहुँच जाते थे मक्का। अब सुना है कि ये हाइपर लूप का वर्जिन अटलांटिक जो कंपनी है उससे बात हुई है, और अगर ये कामयाब हो गया और ये बन गया तो जद्दा से मक्का 5 मिनट का सफ़र, 67 किलोमीटर या 70 किलोमीटर आप एवरेज लगा लें। जद्दा से रियाद मुझे याद पड़ता है 800-1000 किलोमीटर है शायद। मैंने रियाद तक की ड्राइव खुद नहीं की है, टैक्सी में गया हूँ मैं। हम पूरे, जब हम छोटे छोटे थे, हम वहाँ रहते थे, तो हम रियाद गए थे एक बार बाय टैक्सी पूरी फैमिली। तो उस ज़माने में तो बहुत लंबा टाइम लगा था, लेकिन 46 मिनट्स। रियाद से दुबई 51 मिनट्स, ये एक एक दिन के सफ़र होते थे। तो ये हाइपर लूप के लिए ये बातचीत चली है वर्जिन वालों से, और ये विजन 2030 का पार्ट होगा। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी से नियोम, रियाद, जद्दा, सऊदी अरब के मेजर सिटीज़ हैं ना, वो
कुवैत, अबू धाबी, दुबई, मस्कत वगैरह से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। सऊदी अरब में कोई ट्रेन नहीं होती थी, अब इन्होंने मक्का, जद्दा, मदीना के लिए जो ट्रेनें चलाई हैं, मैंने सुना है आउटस्टैंडिंग हैं, वो बड़ा सेफ और क्विक और चीपर ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दी है। सऊदी अरब अपना पैसा बहुत सही जगह लगा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान से पहले सऊदी अरब का सारा पैसा जंगों पे लगता था, यमन की जंग में लगता था, इराक की जंग में लगता था, पाकिस्तान में तालिबान बना रहे थे, दुनिया भर में मदरसे बना रहे थे, दुनिया भर में जिहाद के लिए आगे बढ़वा रहे थे। लेकिन अब सऊदी अरब लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और सऊदी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक एग्जाम्पलरी, एक मिसाल बन के रह गई है सबके सामने, और इट्स ए वंडरफुल वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा एक छोटी खबर शेयर करूंगा क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अभी कतर के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उनकी अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के चीफ हैबतुल्ला आखमज़ादा से लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें ये डिस्कस हुआ है कि अफ़गानिस्तान किस तरह इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए अफ़गानिस्तान में चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। इसमें लड़कियों के स्कूल, वीमेन राइट्स के हवाले से भी कतर के प्राइम मिनिस्टर ने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार से बात की है। अज़ीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि तालिबान सरकार जब अमेरिका के इताब में थी, अमेरिका के अटैक में थी, उस वक्त सबसे पहले अमेरिका ने कतर में इनको ऑफिस खोलने का अलाउ किया था, और फिर कतर में ही अमेरिका की और तालिबान की सारी मीटिंग्स अरेंज हुई थी। तो कतर एक सहूलतकार है, एक फैसिलिटेटर है तालिबान का, तो इसलिए कतर से इनकी बातें हुई हैं। एक और चीज़ जो सामने आई है कि ईरान और अफ़गानिस्तान के मामला बहुत ख़राब हुए हैं और जंग जैसी सूरत हाल आ गई थी। तो ऐसे में अफ़गान तालिबान ने वो सारे हथियार जो अमेरिका छोड़ के भागा था वो ईरान के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। अब समझ में आया, लोग चीख रहे थे कि अमेरिका को ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि सारे हथियार तालिबान को दे के चला गया, और ये क्या बेवकूफ़ी है। तो अमेरिका का वो प्लान अब समझ में आ रहा है कि ईरान को कंट्रोल करने के लिए अब सऊदी अरब नहीं हाथ आ रहा, सऊदी अरब ने रास्ता बदल लिया है, ईरान से दोस्ती कर रहा है। तो इनको ईरान से लड़ाने के लिए शायद अफ़गानिस्तान में तालिबान को यूज़ करें। अगर तालिबान के अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स अमेरिकन बैंकों में हैं, जो फ्रीज़ कर दिए थे अमेरिका ने, वो अगर रिसेंट टाइम में अमेरिका खोल देता है और तालिबान के हवाले कर देता है, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि फिर ईरान से अगली जंग अफ़गानिस्तान की होगी और वो अमेरिकन सारे हथियार ईरानियों पे इस्तेमाल होंगे और इस तरह ईरान को कंटेन किया जाएगा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक सीरिया के कुछ न्यूक्लियर एसेट्स और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे इज़राइल ने हमला भी किया है। तो यू विल नेवर नो कि अफ़गानिस्तान अब इनके लिए प्रॉक्सी वार लड़ेगा और पाकिस्तान खामोशी से ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद करेगा। इसके अलावा यह है कि ये सारी अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है अमेरिका की, वो समझ में आती है। अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।